जो मियां नवाज शरीफ हैं, इन्होंने कल मरी में एक आला सतही इजलास बुलाया था अपनी पार्टी रहनुमाओं का, जिसमें उन्हें साफ साफ कहा गया है कि जो आपने महंगाई का बम फोड़ना है, जो आज फूट गया है और सारी दुनिया बिजली के बिलों को लेकर सरापा एहतजाज है, तो ये इनके बस में नहीं होगा हालात को कंट्रोल करने और तहरीक चलने का जो माहौल है, जो मोमेंटम है, वो खुद ब खुद बन जाएगा। इन जमातों को सिर्फ अनाउंस करना है और इसकी चाबी मौलाना फजल मान के हाथ में। मौलाना फजल मान आगे चलेंगे तो ये तहरीक चलेगी, क्योंकि पीटीआई को तहरीक चलाने की ना इजाज़त है और ना ही उन्हें वो सहूलियत है जो मौलाना फजल मान को। मतलब ये कितनी अफसोसनाक बात है कि एक IMF अदारा जो इंटरनेशनल है उसके साथ मिलके जो हमें लोन देता है उसके बाद साथ मिलके, यानी हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, हमारे पास कोई इतने इकानमिस्ट नहीं है, इतने फाइनेंस मिनिस्टर वाली क्वालिटीज़ वाले लोग नहीं हैं कि हमने जनाब जो है बाहर से एक बंदा उठाया और उसने जनाब 38% पहले से ज़्यादा टैक्स लगा दिए। आप देखें कि उसने क्या किया है, उसने 18,887 अरब का वफाकी बजट बनाया जिसमें 8,500 अरब का खसारा शो किया। आपने फरमाया कि MNA के इतने टिकट हैं, तो आप हैरान होंगे कि कौमी असम्बली का जो बजट है वो 12 अरब 73 करोड़ का है, जबकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉक टुडे के साथ आपका मेज़बान यूनुस पाठ हाज़िर है। नाज़रीन, मौलाना फजल मान के बयान पर जो है वो आज हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं कि मौलाना फजल मान का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर इंतखाबात करवाए जाएँ। उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि हुकूमत में इतना दम खम नहीं है कि वो हमारे तहफ़्ज़ात दूर कर सके। दूसरी जानब PTI में इंतशार की खबरें सामने आ रही हैं। हुकूमत क्या दोबारा PTI के साथ जो मुज़ाकरात की दावत दे चुकी है वो बात आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, नहीं दे रही। अमेरिका में कांग्रेस की जानब से करारदाद जो पेश की गई, वफाकी हुकूमत ने उसका भरपूर तरीके से जो जवाब दिया, पंजाब असम्बली में जो उसका जवाब दिया गया, उसके बाद अब अरफान सिद्दीकी साहब क्या कहते हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। कुरैशी साहब, मौलाना फजल रहमान आजकल बड़े ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, बड़े भरपूर किस्म के जो है वो जनाब एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। उन्होंने देख लिया है कि जो सिस्टम में रह के हमारा हाल हुआ है, जो हमारा हशर हुआ है, तो हम दोबारा सियासत में ज़िंदा रहने के लिए या अपने वोटर को कायल करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो अब जो उनकी सियासत जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, एक वक्त में आपने देखा होगा कि PTI और उनके दरमियान बड़े इख्तलाफात की खबरें थी। वो कि सुलह तो अब भी नहीं है, लेकिन काफ़ी अब एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। मौलाना फजल रहमान विकेट के दोनों जानब खेल रहे हैं, हुकूमत के साथ भी और PTI के साथ भी। PTI के साथ वो अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाकर एक साथ तहरीक चलाने की बातें करके वो अपना जो हुकूमत पर और दीगर अदारों पर दबाव डाल रहे हैं वो भी नज़र आ रहा है। तो बाकी ये सारी चीज़ें जो उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं, तो अभी तो आपके सामने इलेक्शन यानी कि कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई, 4 महीने हुए हैं इलेक्शन को। तो इन हालात में उनका ये बयान या एस्टेब्लिशमेंट पर वो जो कह रहे हैं कि इनकी मुदाखलत के बगैर इलेक्शन हो, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अपना भाट साहब के मुल्क में सियासी जमातें अगर हों, अगर जिंदा हों, अगर उनमें दमखम हो, तो मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ता है और मुल्क जो है उसमें सियासी इस्तेहकाम भी आता है और मुआशी इस्तेहकाम भी आता है जनाब। और सियासी जमात के जो लीडर्स हैं या उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो मुल्क के मफाद और अवाम के मफाद के मुताबिक होती हैं जनाब। तो इस वक्त जो मौलाना फजल रहमान साहब का रुख चेंज हुआ है, यानी कि कल तक जो PDM की हुकूमत बनी थी और जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, इसमें वो हिस्सेदार थे जनाब। और उन्होंने अपना जो रोल अदा किया, वो रोल जिस जमात ने अदा किया, वो रोल जो है कोई अच्छे लफ्ज़ों से तारीख़ में नहीं लिखा जाएगा जनाब।
लेकिन ये एक अच्छी पेशरफ्त है कि उन्होंने अब अपना जो है रुख बदला है, अपनी सोच बदली है, अपना बयानिया बदला है और उसमें वो इस तरफ आए हैं कि मुल्क में क्या नुकाइस है या मुल्क की पॉलिटिक्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको अगर हम ठीक नहीं करते तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और उन चीज़ों में ये इलेक्शन वाली जो बात है कि इलेक्शन सारी दुनिया ने देखा है। आप देखें कि अमेरिका की कांग्रेस ने भी यानी 96% लोगों ने ये वोट दिया है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये इलेक्शन सही नहीं हुआ। सही तो और इसके ऊपर भी मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि ये हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में ये कोई गैर दूसरा मुल्क जो है मुदाखलत ना करे, ये मुदाखलत नहीं है, उसने ये कहा है मौलाना फजल रहमान साहब ने। सही है। आप देखें कि ये इसको तो आपने कह दिया कि ये नून लीग वाले कहते हैं कि ये मुदाखलत हो गई है, तो ये मुदाखलत नहीं है कि आपने 25 करोड़ अवाम के जो मफादात हैं उनको एक तरफ रखा और IMF के मफादात के तहत आपने बजट बना लिया, उनके कहने में बजट बनाया। और वज़ीर आज़म साहब बार बार कह रहे हैं कि हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त था कि हमने IMF के साथ मिल के ये बजट बनाया। IMF कौन होती है मेरे मुल्क का बजट बनाने वाली? हाँ जी, मेरे अवाम मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, मेरी अवाम की फलाह बहबूद। मेरा आइन किस बात की बात करता है? वो मेरी अवाम की फलाह बहबूद की बात करता है। सही। अगर हम अपनी अवाम की फलाह बहबूद की बात नहीं करते, आपने 38% ज़्यादा टैक्सेस लगाए हैं पिछले साल की निस्बत इस मुल्क के चीज़ों पे और जो रोज़मर्रा की चीज़ों इस्तेमाल करती हैं। आपने अद्वियात तक को नहीं बख्शा। आप देखें कि अद्वियात और सर्जिकल जो आलात हैं, चीनी है, जो भी मतलब दूध है, जो भी चीज़ है उस पर आपने टैक्स ठोक दिया है। आपने ज़रा नहीं सोचा कि हम मुल्क के लिए काम कर रहे हैं या IMF के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमने लोगों से उधार ले लेके ही अपना मुल्क चलाना है तो फिर मेरा ख्याल हम मुल्क नहीं चला सकते। इसके लिए हमें अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करना पड़ेगा और उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल पे ला के उसकी बेहतर प्लानिंग करके हमें अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, अदरवाइज हम खड़े नहीं हो सकते। तो मौलाना फजल रहमान साहब की जो ये स्टेटमेंट है कि इलेक्शन दोबारा होने चाहिए, इलेक्शन बिल्कुल वैसे तो ये जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं ये वाकई दोबारा होने चाहिए, लेकिन इस वक्त क्योंकि इलेक्शन में दो चीज़ें आई हैं, एक फॉर्म 45, एक 47। लेकिन फॉर्म 45 के तहत आपको सही रिजल्ट निकल सकता है, मिल सकता है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पे अदालतों में जो केसेस लगे हुए हैं या ट्रिब्यूनल्स में जो केसेस लगे हुए हैं उनको विदिन लिमिटेड टाइम उनके ऊपर काम किया जाए, उस पर अमल दखल दिया जाए। अच्छा, नाज़िम हक साहब ने ज्वाइन किया और उनसे बातचीत कर रहे हैं। एक मिनट आप इसको कंप्लीट करना देना कि उनको लिमिटेड टाइम में देखा जाए और फौरी तौर पे जो है फॉर्म 45 में जो लोग जीते हुए हैं उनको लाया जाए और हुकूमत सही हकदारों के हवाले की जाए। जी, फिर दोबारा इस पे बात करते हैं। नाज़िम मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। नाज़िम मलिक साहब, मौलाना फजल रहमान ने जिन अज़ाइम का इज़हार किया है वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। वो विकेट के दोनों जानब खेल रहे हैं, कभी वो PTI के साथ होते हैं, कभी वो जनाब ना तो PTI के साथ उनकी कोई अभी तक जो उनका मुशावरती इजलास था उसमें तय पाया कि वो इकट्ठे तहरीक चलाएंगे और उनकी पोजीशन भी वाज़ह नहीं है। वो अपना कद बढ़ाने के लिए बयानात तो दे रहे हैं, तो आप इसे कैसे दे रहे हैं? क्या मुमकिन है कि पाकिस्तान में हालात ऐसे जो है वो साजगार हैं कि दोबारा इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, या मौलाना फजल रहमान के बयान की क्या अहमियत है? जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि वो विकेट के दोनों जानब खेल रहे हैं, इसका अमली मुजाहरा आज हुआ है JUI की तरफ से। जनाब, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में सुबह हेयरिंग मुकम्मल होने वाली है, जो मखसूस नशिस्तें हैं जनाब, उसमें JUI भी फरीक थी इस केस में। और आज जो JUI के वकील हैं मुर्तजा, बैरिस्टर मुर्तजा, उन्होंने क्या मखसूस चीजों का फैसला दुरुस्त किया गया, ठीक किया गया। उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है जनाब उसकी तईद की है। जी हम ये अडॉप्ट करते हैं, ठीक है।
इसका मतलब कि नाज़िम मलिक साहब की कोई अंदर खाते डील हो गई या की मामला की जनाब की समझ देने? जी बिल्कुल, डील तो मौलाना फजल मान कभी भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये इस टाइम अपनी कीमत बढ़ाने की बात कर रहे हैं क्योंकि वो सिस्टम से बाहर हैं और सिस्टम इन रहने के लिए उन्हें स्पेस चाहिए और इसीलिए वो हुकूमत पर भी प्रेशर बढ़ा रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट पर भी प्रेशर बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ जो पीटीआई है उसको दिखाकर वो अपना उर्दू सीधा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखें, आज एक फैसला हो गया कि 5-5 रुकनी दोनों तरफ से कमेटी बनेगी पीटीआई जेयूआई की और आपस में मुज़ाकरात करेंगे। ये कमेटी कामयाब होती है किसी निकात पर पहुंचने के लिए कि नहीं पहुंचने के लिए, इसलिए मौलाना फजल मान दरमियान में है और अगर उनके मुज़ाकरात पीटीआई से कामयाब ना हो सके तो ज़ाहिर बात है लामल्ला ये गाड़ी आगे नहीं चलेगी। वैसे भी कोई इतनी बड़ी तहरीक हुकूमत के खिलाफ अभी चलने का कोई माहौल नहीं है और जब तक असल में नाज़िम मलिक साहब 5 अगस्त को यानी कि जुलाई के बाद अगस्त आने वाला है, मौलाना फजल मान कश्मीर में जो कुछ भारत ने किया उस पर एहतजाज करेंगे। 5 अगस्त को ही इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी और पीटीआई भी उस पर एहतजाज करेगी। इस हवाले से कोई देखा जा रहा है कि क्या इकट्ठे एहतजाज करते हैं, अलहदा करते हैं, या इस पे जो उनका मुशावरती इजलास हुआ है जो उनकी मजलिस शूरा का, उसमें तो मौलाना फजल मान कहते हैं कि अभी कुछ तय ही नहीं हुआ, उनके बंदे सीरियस ही नहीं है जी। हाँ जी, आज वो सीरियस हो गए ना। मौलाना फजल मान ने किला किया था कि उनकी तरफ से कमेटी नहीं बनी, आज कमेटी बन गई है। देखिए इसमें मौलाना फजल मान अकेले या पीटीआई स्टेक होल्डर नहीं है, इसमें एएनपी खुल के बाहर आ गई है और जो अचक रही हैं वो इनके रूह रवा है। अब इनको फैसला करना पड़ेगा मौलाना फजल मान को कि क्या वो हकीकी अपोजिशन करना चाहते हैं या कि वो कमेटी में कौन कौन से मेंबर है जो पीटीआई की जानब से, और उसमें बैरिस्टर गौहर है, असद कैसर है, रऊफ हसन है और शिबली फराज हैं। ठीक हो गया। तरफ से और मौलाना फजल मान की तरफ से जो 5 रुकनी कमेटी है वो अभी अनाउंस होनी है। इसका मतलब है कि ये 1-2 दिनों में बैठ जाएंगे क्योंकि कल फैसला महफूज हो जाएगा मखसूस नशिस्तों का और जब इसका फैसला आएगा तो मेरा ख्याल है उस वक्त जरूरत बन जाएगी पीटीआई की कि वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएं। एएनपी तैयार खड़ी हुई है, अचक रईस साहब ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मौलाना फजल मान का ऊँट किस करवट बैठेगा ये 1-2 दिनों में पता चल जाएगा, उसके बाद ही सूरत अलवाज़ा होगी। मैं आपको ये भी कहूँ कि अभी इतनी जल्दी हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ी तहरीक चलने का इम्कान नहीं है। पीटीआई तो अपनी जगह लगी हुई है और ये अगले साल कहा जा रहा है कि बासर शख्सियात जिनकी रिटायरमेंट करीब होगी फिर कोई फैसला किया जाएगा। इस साल नवंबर में फायदी साहब रिटायर हो रहे हैं, उससे अगले नवंबर में दूसरी शख्सियत है जिन्होंने रिटायर होना है, उसके आसपास जाके कुछ चीज़ें क्लियर होगी। जिस तरह अमरीकी स्टेट कांग्रेस ने जिस तरह करारदाद मंजूर की है, अगर तो उनकी तरफ से प्रेशर बरकरार रहा और मजीद क्योंकि जैसे ही इन्होंने अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान ने करारदाद कौमी असम्बली में पास की उसी रात वज़ीर खारजा वज़ीर दफा ख्वाजा आसफ जाके अमेरिकी सफीर के कदमों में बैठ गए थे। उन्होंने कहा था जी हमारी मजबूरी है, आप समझे, हमने फेस सेविंग के लिए ये किया है, आप बुरा ना मनाएं, आपने जो करना है आप करें, हम अपनी फेस सेविंग के लिए अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। उसी तरह मैं आपको बताऊं कि जो मियां नवाज शरीफ हैं इन्होंने कल मरी में एक आला सतही इजलास बुलाया था अपनी पार्टी रहनुमाओं का, जिसमें उन्हें साफ साफ कहा गया है कि जो आपने महंगाई का बम फोड़ना है जो आज फूट गया है और सारी दुनिया बिजली के बिलों को लेकर सरापा एहतजाज है, तो ये इनके बस में नहीं होगा हालात को कंट्रोल करने और तहरीक चलने का जो माहौल है, जो मोमेंटम है, वो खुद ब खुद बन जाएगा। इन जमातों को सिर्फ अनाउंस करना है और इसकी चाबी मौलाना फजल मान के हाथ में। मौलाना फजल मान आगे चलेंगे तो ये तहरीक चलेगी क्योंकि पीटीआई को तहरीक चलाने की ना इजाज़त है और ना ही उन्हें वो सहूलियत है जो मौलाना फजल मान को जो एएनपी को हासिल है। अच्छा नाज़िम मलिक साहब, एक तो मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, उसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी। सादा अक्सरियत के लिए 186 अरकान की ज़रूरत है। अगर मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलती हैं तो हुकूमत बनाने के लिए जो जनाब आपके सामने बेंच बनाए गए हैं, जो यानी कि केसेस एमएनए एमपीए के हवाले से उनके 145 के हवाले से उन्होंने कहा है कि जी हमारे तहफ़्ज़ात हैं, तो वो जो बेंच फैसला करेंगे, जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं 1 बाई 1 एमएनए करके अगर पीटीआई को मिल जाते हैं
मखसूस नशिस्तों के लोग मिल जाते हैं तो फिर मुमकिन है कि पीटीआई दोबारा हुकूमत में आ सकती है। यानी कि अगर अरकान की तादाद को देखा जाए, अगर मखसूस अरकान नहीं मिलते, ये दोबारा पीडीएम को मिल जाते हैं, या इन्हें नहीं भी मिलते पीटीआई को, वो किसी को भी नहीं दिए जाते, तो फिर भी 1 by 1 करके अगर पीटीआई अपने मेंबरान जो है जिनका ये दावेदार हैं कि ये हमारे जीते हुए हैं, उसके बावजूद हुकूमत नहीं बना पाएगी, फिर मौलाना फजल रहमान की अहमियत बढ़ जाएगी। जी, ये बड़ा खुशनुमा ख्वाब है। फिर मौलाना फजल रहमान जो विकेट के दोनों जानब खेल रहे हैं, फिर देखा जाएगा कि वो किसके साथ मिलते हैं, कैसे क्या होता है, क्योंकि ट्रिब्यूनल का फैसला भी अभी आना है। दूसरा साहब, ये ऐसी खुशफहमी है कि जो दूसरी नाज़िम मलिक साहब आपने बात की, मैं थोड़ा सा उस पर भी वजाहत करना चाहता हूँ। अरफान सिद्दीकी साहब जो मियां नवाज शरीफ के बड़े मोहतरम साथी हैं, सेंटर भी हैं, कालम नगार भी हैं, जंग में और दीगर अच्छे अखबारात में वो कालम भी लिखते हैं। उन्होंने कहा है नाज़िम मलिक साहब के पाकिस्तान पर इक़्तिसादी और दीगर पाबंदियाँ लगने जा रही हैं। जो आपने बात की कि कांग्रेस में जो करारदाद पेश हुई है, ये पाकिस्तानी करारदादें नहीं हैं कि करारदाद पेश हुई और अक़दी की टोकरी में चली गई, वहाँ उस पर दोबारा फॉलो अप आएगा। और उस फॉलो अप के बाद ये बात की है अरफान सिद्दीकी ने, जो पाबंदियों की बात की है, और साथ उसने इल्ज़ाम लगाया है कि जो पीटीआई के अमेरिका में अमीर लोग हैं, उन्होंने वहाँ के सेंटर्स को ख़रीदा है, और कांग्रेस के सेंटर्स को ख़रीदने के बाद ये करारदाद दिलवाई गई है। जो पाकिस्तान में किसी को ख़रीद नहीं सका, वहाँ जो अमीर लोग हैं जो वहाँ वोट भी नहीं कास्ट कर सकते, उन्हें क्या ज़रूरत है सेंटर को ख़रीदने की। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ ये बयान इस सिमत में दिया गया है पीटीआई को एक बार फिर मोरद इल्ज़ाम ठहराने के लिए, क्योंकि अगर इलेक्शन की गैर जानबदाराना तहकीकात अमल में ना लाई गई तो ये अमकानात हैं नाज़िम मलिक साहब कि फिर जो ये कहा जा रहा है इक़्तिसादी और दीगर पाबंदियाँ लगने जा रही हैं, तो ये इस तनाज़र में अरफान सिद्दीकी साहब कबल अज़ वक़्त बयान दे रहे हैं, ये सारा कुछ मुमकिन है। जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल अमेरिकन भी डबल गेम कर रहा है। वो सिर्फ इनको डरा के रखेगा इस हवाले से कि ये आप नए इलेक्शन कराए, धांधली हो गया, ये हो गया, वो हो गया। असल में वो अफगानिस्तान के अंदर कुछ स्पेस चाह रहा है, पाकिस्तान से ड्रोन हमलों के लिए वो फौजी अड्डे चाह रहा है। इसके अलावा वो चाह रहा है कि ग्वादर जो है वो उसको बंद किया जाए या उसको मिनिमाइज कर दिया जाए ऑपरेशन। उसके ये दो मोटिव हैं, और वो सिर्फ इसको करारदाद को दिखाकर पीटीआई को आगे लगाकर वो भी अपने दो मकासद हासिल करना चाहता है। अब जो पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो लिस्टी हुकूमत तो है नहीं है कि वो सारी बातें माने की। इनके लिए हालात बड़े मुश्किल है ये जो हुकूमत है, क्योंकि ये एक अवाम की हुकूमत नहीं है। इसको हर कोई ब्लैकमेल कर रहा है, वो एस्टैब्लिशमेंट हो, वो अमेरिका हो, वो मौलाना फजल रहमान हो, जिसके बस में हो ये हुकूमत लेट की हुई है, इनके पल्ले कुछ नहीं है। इसलिए ये निज़ाम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, और ये अपने वजन से खुद ही गिरने वाले हैं, बजाय कि इससे कोई बड़ी तहरीक चलाई जाए। इसलिए मैं ये भी कहता हूँ कि आप एस्टैब्लिशमेंट को भी समझना चाहिए कि हालात उनकी फेवरेबल नहीं है, वो इस हुकूमत को ज़्यादा देर सहारा नहीं दे सकते। और जो आप देखें ना, मौलाना फजल रहमान ने मुतालबा किया है कल एक बहुत बड़ा कि नए इलेक्शन कराए जाएं, ये छोटी बात नहीं है। इसके बाद ANPP आ गई और इनकी हमायत में दूसरी तरफ से ये आवाज़ें उठनी शुरू हो गई कि नए इलेक्शन कराए जाएं। वो नए इलेक्शन तब होंगे ना जब ये खत्म होगा। तो मौलाना फजल रहमान एक तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के साथ भी राब्ते में है। वो कहते हैं जिस तरफ से उनका उर्दू सीधा हो जाए वो उस तरफ खड़े हो जाएंगे। अब पीटीआई है। अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ नाज़िम मलिक साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। गुरैश साहब कुछ बात करना चाहते हैं। पहले भी वो आप जब आपको लाइन पे लिया तो हमने गुरैश साहब की बात जारी थी। गुरैश साहब, मौलाना फजल रहमान चाहते हैं पीटीआई के साथ अगर इलेक्शन दोबारा होते हैं तो वो जहाँ वो उसके बंदे खड़े हों वो पीटीआई अपने बंदे खड़े ना करे। इस हद तक वो पीटीआई के साथ मिलने को तैयार हैं, अदरवाइज़ उन्हें पीटीआई के साथ मिलने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। जनाब नहीं, असल ये हो नहीं सकता। मतलब ये आप देखें कि यानी कि इमरान खान को ये फैसला मंजूर नहीं होगा। ये देखें ना कि जो टारगेट एरिया है पीटीआई का भी टारगेट एरिया वही है, और मौलाना फजल रहमान का भी टारगेट एरिया वही है, KPK। सही। अच्छा, अब ये नहीं हो सकता जैसे पीपल्स पार्टी ने नून लीग से कहा था कि पंजाब में हमें सीटें दी जाए,
अब नून लीग इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती, क्योंकि वो समझती थी कि ये सारी हमारी सीटें हैं, हम कैसे दे दें आपको, या पीपल पार्टी की जो सीटें हैं उनमें से वो नून लीग कहे कि हमें सीटें दे दी जाएँ, तो ये नहीं मुमकिन। तो इसलिए ये नहीं है सिर्फ ये इनकी मलिक साहब की बात ये बिल्कुल सही है कि वो विकेट के आपने भी फरमाया कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, जैसे कहां से हाँ, ये बड़ी हैरानकुन बात है। अगर वो सिंसियर होते तो आज कभी बैरिस्टर साहब जो थे, वो मुर्तज़ा साहब, वो कभी ये बयान ना देते कि हम इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तईद ना करते। ये आप देखें कि ये इलेक्शन कमीशन ने तो सारी तबाही मचाई है। मतलब आप देखें सारी गेम, मतलब सारा इतनी मेहनत हो रही है इस केस के ऊपर, और एक आदमी ये गलत गवाही दे दे कि ये इन्होंने सही काम किया है, मतलब फिर कहाँ उनका मौक़िफ़ जाता है इधर। अच्छा वैसे साहब, आपने देखा होगा कि मौलाना फजल रहमान का पिछले कुछ यानी कि जब से वो अपोजिशन में खड़े होकर बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी सियासत में काफ़ी निखार पैदा हुआ है। इस बयान के बाद आप समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान पर लोग इतबार करेंगे? आप देखें कि जो उनका निखार, आप जिसको निखार कहते हैं, वो जो पैदा हुआ है वो इस बयान के बाद वो निखार एक किस्म का खत्म हो गया, यानी कि वो फिर वही काम हो गया कि ये लोग फौरी तौर पे समझ लगे कि पहले भी समझते थे लोग, यानी कि कहेंगे बानी पीटिए ठीक कहता था, ये पहले भी समझते थे कि ये इनका दोगलापन है, ये कभी को ये अपनी मार्केट बना रहे हैं। वो सही फरमा रहे हैं मलिक साहब कि वो अपनी मार्केट बना रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि जिधर से ज्यादा अच्छी ऑफर मिले हम उधर को चले जाएंगे, और ये जा भी सकते हैं, क्योंकि इनका पिछला, आप जब से मौलाना फजल रहमान की पॉलिटिक्स शुरू हुई है, आप इसका तजिया करें तो आपको साफ पता चलता है कि हमेशा इन्होंने मफादात की सियासत की है, इन्होंने कभी अवाम की सियासत नहीं की, मुल्क की फलाह बहबूद की सियासत। अच्छा नाज़िम मलिक साहब से अगर इजाज़त दें तो हम इसका जवाब लेते हैं। नाज़िम मलिक साहब, मौलाना फजल रहमान के वालिद मौलाना मोहम्मद मुफ्ती हमेशा बड़ी पावर पॉलिटिक्स करते थे, और जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ उन्होंने तहरीक चलाई हिज़्ब इख्तिलाफ़ की तमाम जमातों को लेके, तो उस वक़्त के यानी कि वो इतने समझदार वज़ीर-ए-आज़म थे जुल्फ़िकार भुट्टो। पहले उन्होंने शाह अहमद नूरानी जो उस तहरीक का जनरल सेक्रेटरी था उसको तोड़ने की कोशिश की, उससे जनाब मुलाकात की इस्लामाबाद बुलवा के। जब पता चल गया कि इसने चोरी छुपे मुलाकात की है तो क्या हुआ, उसको फ़र्क कर दिया गया। जब उस यानी कि जो तहरीक चलने का एक सिस्टम था, जो उसके अंदर जो अहदेदार थे, फिर उन्होंने ख़ुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि जी मैंने जनाब मौलाना जो अपना मुफ्ती महमूद साहब ने कहा कि जी मैंने आके ये जो जमात इस्लामी के सरबराह थे, जिनकी ये जमात है, क्या नाम है मलिक साहब उनका? तो फैल मोहम्मद साहब नहीं, जो मौलाना मदूदी साहब से मुलाकात का इजहार किया, उन्होंने इनकार किया। फिर वो उन्होंने कहा नहीं जी मैंने मिलना है, और वो ख़ुद हेलीकॉप्टर पे इस्लामाबाद से यहाँ आए और उन्होंने जाके बाकायदा मुलाकात के लिए चले गए, और उसके बाद में मीडिया के सामने भी, यानी कि इस तरह की वो बाकायदा करते थे। और उसके बाद सारी चीज़ें यानी कि उन्होंने इत्मीनान में लेके की कि ये बातें हुई हैं। तो मौलाना फजल रहमान और उनके वालिद की सियासत में बड़ा फ़र्क आ गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और हमारा जो फिल वक्त ज़माना चाह रहा है ये मफादात की सियासत का है, इक़्तिदार की सियासत का है। हर सियासी जमात जो होती है वो इक़्तिदार के लिए सियासत करती है, और वो किसी न किसी, देखें ना आप, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी 4 रास्ते से इक़्तिदार में आए, हालांकि ये बिल्कुल सारी सीटें हारे हुए हैं, 17 सीटें मुस्लिम लीग नून के पास, तो इस पर तो वज़ीर-ए-आज़म भी बना हुआ है और पंजाब की हुकूमत भी उनके पास है, बलोच साहब भी उनके साथ है, ठीक है ना। तो अब ये अवामी हमायत और तायद हो चुके हैं। इसी तरह मौलाना फजल रहमान भी इनके साथ मिलकर केपी में अपनी हमायत तायद खो चुके थे अवाम की, इसलिए वो अपना थोड़ा सा ट्रैक बदल रहे हैं कि मैं उस ट्रैक से निकलकर अवाम की तस्वीर राय की तरफ आऊँ जहाँ से वोट मिलता है। इसलिए वो पीटीआई से उन्होंने अपना वो इसराइल वाला बयान भी वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि वो तो एक सियासी बयान था, तो ये एक बहुत बड़ा उनका बैक स्टेप था। इसी तरह वो चाहते हैं कि मुझे किसी तरह से पीटीआई का शेल्टर भी मिल जाए और अगला इलेक्शन भी लड़ सकूं। जब इलेक्शन लड़ने के सीट एडजस्टमेंट की बातें बात में है, लेकिन फिलहाल बात यह है कि तहरीक चलाने के लिए मुखलस कौन है। जो मुखलस है वो सिर्फ इस टाइम पीटीआई है, महमूद अशरफ हैं और एएनपी है। या हालांकि वो सेंटर दूर है, लेकिन वो कहते हैं जी हमारे पास सबूत है कि किन किन लोगों ने पैसे लेकर लोगों को जिताया। यही बात मौलाना फजल रहमान कहते हैं, यही अशरफ कहते हैं। तो मेरा जाती ख्याल है कि फिलहाल अभी कोई इतना बड़ा ख्याल नहीं है
कि हुकूमत के खिलाफ कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बने और उसके लिए तहरीक चले जिसके नतीजे में हुकूमत जाए। हुकूमत के जाने के लिए इनके अपने करतूत ही काफी है जो इन्होंने बजट में कर दिया है। ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि लोग खुदकशियां करने पर मजबूर हो जाएंगे। आज पाकिस्तान के ताजवान बाहर निकल आए हैं, सड़कों पे आ गए, उन्होंने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। उनके लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री पहले बंद हो चुकी है, मुल्क में बेरोजगारी इंतहाओं पर है, कारोबार ना होने के बराबर है। महंगाई गुर्बत ने लोगों का जीना दो भर कर दिया है। बिजली के बिल इतने ज्यादा आएंगे, गैस बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, खाने पीने की चीजें बढ़ा दी हैं, गाड़ियों की कीमत बढ़ा दिया। मैं कहता हूँ कि लोगों के पास आटा और दाल खरीदने के पैसे नहीं होंगे जब वो बिजली का और गैस का बिल भरेंगे। तो इन हालात में मुल्क में इंकलाब का तो माहौल बन चुका हुआ है। इसको सिर्फ एक माचिस की तीली दिखाने की जरूरत है और ये सारा बम जो बना हुआ है खुद ब खुद फट जाएगा। हुक्मरान जो हैं उनकी जो बैक करने वाले हैं वो आखिरी हद तक चाहेंगे कि ये सिस्टम चेंज ना हो, क्योंकि अगर सिस्टम चेंज होता है तो जहाँ ये मुश्किलात में फंसते हैं वहाँ एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी काफ़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इसलिए वो फिलहाल मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी तहरीक चलेगी। अभी ये 6 महीने साल निज़ाम चलेगा और जब जूतियाँ इनके घर में आ जाएंगी, इनके सर पे बरसनी शुरू हो जाएंगी, अवाम के सामने इनको मारने के लिए निकल आएंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान जैसे लोगों को ख्याल आएगा कि हम भी कोई अवाम की तरफ चलें। आप इनके साथ खड़ा होना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। नाज़िम मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है वो हक़ाइक़ से पर्दा उठाया, बताया मौलाना फजल रहमान की सियासत पर, जो जनाब पार्लियामेंट में सूरत है उस पर जो आने वाले दिनों में मुमकिनात हैं उस पर बातचीत की। नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक का टाइम है, दोबारा पर यहीं से। नाज़रीन ब्रेक पर जाने से पहले नाज़िम मलिक साहब बड़ी तफसील के साथ बता रहे थे कि मौलाना फजल रहमान की सियासत क्या कहती है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। हम गुरैश साहब से बात करते हैं जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी गुरैश साहब, आप इस पे जो नाज़िम मलिक साहब ने बातें की और सबसे बड़ी बात जो नाज़िम मलिक साहब ने की है कि आने वाले दिनों में अभी कोई फिलफोर तहरीक चलती हुई नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जी बिजली के बिल, गैस, ये वो, आज खाकान अब्बासी ने भी इसको बड़ा जनाब तनकीद का निशाना बनाया है जो बजट में जो कुछ किया गया है, और उसके अलावा भी आपके सामने बहुत कुछ चल रहा है। तो बजट जो है इसमें जितना अमीर तबका है उसको तो मराद दे दी गई हैं, गरीबों पे जनाब तनख्वाहदार बंदों पे टैक्स लगा दिए गए हैं। और इसको आपने देखा होगा कि खुद इत्तेहादी हैं, कौन इत्तेहादी हैं कि इत्तेहादी इसमें जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं जो हुकूमत में हैं वो भी इसको बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कैसे तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आसफा भुट्टो ने खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये ठीक नहीं है। एक तरफ वो हुकूमत का साथ दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो अवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं कि जनाब अवाम भी नाराज़ ना हो, उनके लिए बयानबाजी, लेकिन करते कुछ भी नहीं है, अमली तौर पर कुछ नहीं करके दिखा रहे। जितना अमीर या आप ये कह सकते हैं वज़रा का तबका है, होना तो ये चाहिए कि उन्हें मराहत नहीं मिलने चाहिए। पहले ये था कि अगर उनके साल में 15 टिकट थे ना किसी MNA के, किसी वज़ीर के, तो वो जब एक साल के अंदर उसकी सहूलत नहीं हासिल करता था या उनका इस्तेमाल नहीं करता था तो वो कैंसिल हो जाते थे। अब इन्होंने कहा है कि जी अगर वो इस्तेमाल नहीं करता तो 15 टिकट अगले साल इस्तेमाल कर सकता है, 15 से 25 कर दिए गए हैं। इसी तरह तमाम जितने वज़रा हैं या जितने अमीर याफ्ता या जितना भी ऐसा तबका जिसको आप समझते हैं कि इन्होंने नवाजा है, तो उस पर बड़ी आता हो रही है। तो ये तो मामला कैसे चल पाएगा, कैसे ये बजट इन्होंने बना दिया है कि जिन्होंने बनाया है वो खुद भी परेशान है। जी यहाँ पे ये है कि भट्ट साहब जिन्होंने बनाया है वो परेशान नहीं है बिल्कुल, वो जो चाहते थे हो गया, वो बड़े कंफर्टेबल है, उनको कोई मसला नहीं है। क्योंकि वो अगर वो परेशान होते तो वो ये बजट ना बनाते जनाब, हाँ जी, वो बल्कि वो उठ खड़े होते इस सारे सिनेरियो के ख़िलाफ़, लेकिन वो उठ खड़े नहीं हुए, उन्होंने पूरा रोल अदा किया। और वज़ीर आज़म साहब ने, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि उन्होंने कहा कि हमने ये IMF के साथ बैठ के बजट बनाना बहुत मुश्किल काम है।
मतलब ये कितनी अफसोसनाक बात है कि एक IMF अदारा जो इंटरनेशनल है उसके साथ मिलके जो हमें लोन देता है उसके बाद साथ मिलके, यानी हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, हमारे पास कोई इतने इकानमिस्ट नहीं है, इतने फाइनेंस मिनिस्टर वाली क्वालिटीज़ वाले लोग नहीं हैं कि हमने जनाब जो है बाहर से एक बंदा उठाया और उसने जनाब 38% पहले से ज़्यादा टैक्स लगा दिए। आप देखें कि उसने क्या किया है, उसने 18,887 अरब का वफाकी बजट बनाया जिसमें 8,500 अरब का खसारा शो किया। आपने फरमाया कि MNA के इतने टिकट हैं, तो आप हैरान होंगे कि कौमी असम्बली का जो बजट है वो 12 अरब 73 करोड़ का है, जबकि सेनेट का बजट जो है वो 7 अरब 24 करोड़ का है, और अरकान असम्बली की तनख्वाहें जो हैं वो 2 अरब 64 करोड़ हैं। हैं जी, ये देखें, ये सारी, और सफरी अखराजात कितने हैं, 1 अरब 92 करोड़, यानी कि 2 अरब के करीब। और आपने मजाक क्या बनाया हुआ है, आपने ना अपनी फैसिलिटीज में कोई कमी की है, जितने बड़े वापडा के लोगों को फ्री बिजली क्यों है, ये खत्म होनी चाहिए। जब हर आदमी एक तनख्वाह लेता है, जहां उनकी तनख्वाह कम कर दी जाए, उनकी तनख्वाह में कट लगाया जाए। आपने उनको तनख्वाह भी देते हैं, साथ उनको बजट भी, ये बिजली के यूनिट भी देते हैं। इसी तरह आप मुख्तलिफ अदारों के सरबराहों को बड़ी बड़ी हैवी तनख्वाहें भी देते हैं, और साथ बिजली के यूनिट फ्री देते हैं, पेट्रोल फ्री देते हैं, डीजल फ्री देते हैं जी, गैस की फैसिलिटी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस पे सोचना चाहिए, और इस गवर्नमेंट को अगर ये सिंसियर होती, लेकिन ये क्योंकि ये अवाम के वोटों से आई नहीं है, अवाम के इंटरेस्ट को ये वॉच नहीं कर रहे, ये वॉच IMF के इंटरेस्ट को कर रहे हैं, तो उसके लिए ये जाहिर है कि ये उनके इंटरेस्ट वॉच करेंगे। तरक्याती जो तरक्याती प्रोग्राम के लिए इन्होंने 1500 अरब रुपया रखा है, हालांकि वो जो हैं मुफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने कहा कि अगर तरक्याती जो बजट रखा है उसमें ही थोड़ी सी कमी कर दे तो आवाम को कोई रिलीफ मिल सकता था। मैं आपके थोड़ा सा इजाफा कर दूं इस पे, जो हम बात कर रहे थे कि शाहज़ खान अब्बासी, उसने बजट पर शदीद तनकीद की है, और उसने अपने तवज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि हुकूमत से अखराजात कम करने का उन्होंने मुतालबा किया है। लेकिन इनकी हटदर्मी देखें, इनके जनाब गोल मोल जवाब देखें। अब अरकान असम्बली को 500 अरब का तरक्याती फ़ंड देने का दावा गलत है, वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं जी, यानी कि ऐसी बात करते हैं। इन्होंने गुरैसा 5 अरब 60 करोड़ रुपया सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए, सिर्फ मीडिया को देने के लिए, इश्तिहारात के लिए वक़फ़ कर दिया। क्या ज़रूरत है ऐसे इतने? आप देखें, आप पंजाब में कोई भी आप देखें, जगह जगह फ्लैक्सें लगी हुई हैं, और उस पर जनाब मरीम नवाज़ की तस्वीरें लगी हैं, नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें लगी हैं, और अखबारात में इतने बड़े इश्तिहारात आ रहे हैं, यानी एग्रीकल्चर पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं इनकी। आप ये देख रहे हैं कितनी महंगी बिजली है, और पूरी सड़क पर इन्होंने नहर पे जनाब सरे शाम, अभी सूरज की जो है वो धूप जनाब रोशनी होती है, धूप नजर, उस वक्त वो जला दी जाती हैं, और क्या फ़ायदा उसका। पहले जनाब वो मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब मोहसन नकवी साहब ने जो अंडरपास के साथ किया, इतने खूबसूरत अंडरपासेस को उसने जनाब सारा जनाब सारी उसने वो खत्म करके उसने ये सारी लाइटिंग का सिलसिला उसी ने लगाया। हालांकि इतने बुरे तरीके से उसमें जरा खूबसूरती नहीं नजर आती मासवाई लाइट के। जी आप क्या दिखाना चाहते हैं? पहले टाइल लगी हुई थी, आपने बिजली के इतने बिल डाल दिए आपने। अब ये पता नहीं कौन से गवर्नर साहब थे, उनका आया हुआ था कि उनका पता नहीं इतना बिल आया है, लेकिन क्योंकि अब वो गवर्नर बन गए हैं इसलिए उनका जो वो बिल है वो गवर्नमेंट अदा करेगी। ठीक है ना। कितने लोग, जितने राना तनवीर साहब की जो मिल है उसकी गैस के पैसे कितने पेंडिंग है, उसकी वो बिजली का बिल कितना पेंडिंग है। हिना रबानी की जो मिल वगैरह है या जो भी है उसका बिजली का बिल कितना है, उसकी किस्तें बनाई हुई हैं, 100 पता नहीं 1000-1200 की किस्त बनाई हुई है, यानी सदियों तक वो खत्म नहीं हो सकती। मतलब आप लोग ने क्या कर रहे हैं, आप लोग उन लोगों को अपने कारोबार को उसी कर रहे हैं। आप वापडा के उन करप्ट मुलाजमीन को फौरी तौर पे क्यों नहीं निकालते?
और उनकी जगह पे और जो लोगों ने नजायज़ कनेक्शन लगाए हुए हैं लाहौर जैसे शहर में नजायज़ कनेक्शन लगे हुए हैं और उनको कोई नहीं पकड़ता और वो लोग मुफ्त में बिजली जनाब इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह बेशुमार इलाकों में उन कनेक्शन को पकड़ना चाहिए, उनको जो है ना जुर्माने करने चाहिए, उनको सजाएं देनी चाहिए और ये जो बिजली चोरी हो रही है उसकी पेमेंट रिसीव करनी चाहिए। फिर बेशुमार जगह पे कनेक्शन लगे हुए हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि वो कनेक्शन वो उन लोगों को वो कमर्शियल प्लाजों पे कनेक्शन है, लेकिन वहाँ पे जनाब डोमेस्टिक के कनेक्शन दिए हुए हैं, उनसे मंथलियाँ लेते हैं वापडा वाले, हैं जी। और इसी तरह फिर कई जगह पे बेशुमार एसी लगे हुए हैं, उन 1-2 एसी के जो बजट वो उसके पैसे ले लेते हैं और बाकी सारा बिल जो है वो उन लोगों पे डाल दिया जाता है जो बेचारे मजदूर मेहनत कश और जनाब दिन रात सफ़ेद पोश लोग हैं, उनके ऊपर डाला जाता है। तो ये गवर्नमेंट को ये जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी, ये क्योंकि आप देखें कि ये गवर्नमेंट ने मैंडेट लूटा। अच्छा गुरैश साहब, आपने बहुत से एक टॉपिक और है मेरी लास्ट बात जनाब, जिस तरह इन्होंने मैंडेट लूटा है इस गवर्नमेंट ने, इसी तरह ये इस मुल्क का सारा पैसा लूट के ले जाएंगे। इनको अवाम की कोई फिक्र नहीं है, कितने लोग भूखे मर रहे हैं और कितने लोगों को रात को रोटी नहीं मिल रही, उनके बच्चों को तालीम नहीं मिल रही, सेहत की फैसिलिटी नहीं मिल रही, रात को बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, छत नहीं मिल रही। जिस तरह बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गुरैश साहब, की सारी चीज़ें आप बिल्कुल बता रहे हैं। अच्छा, हमारा एक टॉपिक जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे प्रोग्राम में वो ये है कि पीटीआई में इंतशार की खबरें बड़ी जो है फैलाई जा रही हैं और फैलाई क्या जा रही हैं, उसमें जड़ेबंदी करने के लिए कुछ ऐसे अनासर भी एक्टिव हैं कि किसी न किसी तरीके से पीटीआई के अंदर कोई फारवर्ड ब्लॉग बना दिया जाए। आपको पता है कि पीटीआई तो बानी इमरान खान का नाम है, वो आपने देखा कि उसने जिसको भी टिकट दे दी वो जनाब इलेक्शन जीत गया, चाहे उसकी कोई अहमियत थी इलाके में नहीं थी। और जो बड़े बड़े कद काठ वाले लोग थे, जो बड़े बुरे समझे जाते थे, जनाब खटक जैसे, जनाब जहांगीर तरीन जैसे, उनको अपनी औकात का पता चल गया कि हमारी क्या औकात है, पार्टी की कितनी अहमियत होती है। तो बाकी जो जिस तरह जीते गए हैं या जिताए गए हैं वो भी सबको पता है कि पार्टी के यहाँ कायद हार गए हैं और इलेक्शन में जिस तरह 2 नंबरी करके उनके रिजल्ट तैयार किए गए सबको इल्म है। और गुरैश साहब, मैं एक दोस्त ने सर्वे किया वहाँ कराची में, तो वो कहता जी मैं जनाब पीपल पार्टी के लोगों को भी मिला हूँ, मैं जमात इस्लामी के लोगों को भी मिला हूँ, और वो कहता है कि जी मैं पीटीआई के लोगों को भी मिला हूँ और मैं एमकेएम के लोगों को भी मिला हूँ। वो सारे ये मानते हैं कि यहाँ पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है और पीटीआई को जिस मंसूबे के तहत, जिस प्लानिंग के तहत वो कहता है हराया गया है, उन सब लोगों को क्यों नहीं वो हलफ ले रहे जो जमात इस्लामी के नए अमीर बने हैं, क्या नाम है उनका, मौलाना अपना नईम है क्या, हाफिज नईम साहब। उसने कहा जी मैं क्यों लूँ यहाँ से, तो पीटीआई का बंदा जीता है, उसको जिताया गया, उसने नहीं हलफ लिया। तो ये यानी कि ये बात होती है। तो अब क्या किया है कि जब अब उनके अंदर जनाब उन्होंने भी शेर अफजल मरवत समेत एक खातून भी है, उसको भी उन्होंने 1 महीने के लिए उस पर पाबंदी लगाई है कि ज़बान बंद रखें। आपने देखा कि बैरिस्टर गोहर के ख़िलाफ़ जो एक जनाब शोर शराबा हुआ, उसके साथ जो हाथापाई हुई उमर अयूब के साथ, तो उसने जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के वो। देखें तो यहाँ पे ये जनाब क्योंकि जिस पार्टी की भी लीडरशिप अंदर होती है उस पार्टी में प्रॉब्लम तो आते हैं जनाब, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये एक बहुत बड़ी पार्टी है, यानी कि आप देखें कि मोर देन 80% जो पॉपुलेशन है वो इसको लाइक करती है या उसके मेंबर है या उसको पसंद करती है। अच्छा, अब ये है कि ये पार्टी को इलेक्शन में जीतने से रोकने के लिए आपको पता है कितने इकदाम इन गवर्नमेंट ने किए और कितने तरीके इख्तियार किए। आप ये देखें कि पीडीएम की हुकूमत आई और पीडीएम के बाद वही उसकी कंटिन्यूएशन चली और वो जो निगरान हुकूमत थी उसी का हिस्सा थी, फिर वही हुकूमत आके अब इस हुकूमत का हिस्सा बनी। ठीक है ना। ये तो एक आप कहते हैं जी अमेरिका ने जी कांग्रेस ने ये करारदाद क्यों पास की, भाई अंधों को नज़र आ रहा है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है जी, करारदाद का क्या मतलब है जी, ये तो एक क्लियर कट बात है। वो अलग बात है उनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं या उनके क्या मकासद हैं, हम इसमें नहीं जाते, लेकिन ये बात हर एक को नज़र आ रही है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है।
फिर आपने जनाब अब आप उस तरह तो आपने लोगों से पेपर जमा होने लगे, लोगों से पेपर छीने, लोगों के तइद कुनुंदा और जो थे वो दूसरे, हाँ जी, उनको उठाया, उस सारे मसले किए, निशान ले लिया। अब देखा आपने कि अभी भी पार्टी ख़त्म नहीं हो रही। तो अब ये कुदरती बात है कि ये जो शरपसंद लोग हैं या जो वो लोग जो इस पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं वो इस तरह की शरारतें करते हैं, नंबर एक। और उसमें दूसरा रोल मीडिया का है। मीडिया इन चीज़ों को, मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, ऐसे और लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं। हमारे वो बहुत से ऐसे, मैं कह रहा हूँ कि सुन के जनाब बड़ी हैरानगी होती है कि कई ऐसे यानी कि हुकूमत के पे रोल पे हैं, इतने पैसे लेते हैं, पता नहीं क्या करते हैं कि वो बात करते हुए ज़रा नहीं देखते कि यार लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, या वो बात करते हुए जरा नहीं सोचते कि हम जो बात कर रहे हैं ये किस तरफ जा रहे हैं। साहब मजाक की नहीं बात। अब आप देखें ना, फैसल वाडा का कितना कद काट था खुरा साहब। उसने पहले पार्टी छोड़ी, पार्टी छोड़ने के बाद जिस तरह का उसने जनाब जो कुछ किया, उसके बाद जो उसका जनाब जो रोल अदा कर रहे हैं अब भी, अब उसमें इतनी इखलाकी हिम्मत नहीं है कि वो कोई पब्लिक प्लेस पे जा सके। नहीं, वो जा ही नहीं सकता। कहने का मकसद ये हैं ये लोग कि जो बाद में बड़े दावेदार होते हैं। आप देखें कि वो इसी तरह बहुत से हमारे मीडिया के लोग होते हैं जो ये बिल्कुल नहीं सोचते यार हम बात कर रहे हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, इतनी वन साइडेड बात कर रहे होते हैं कि वो बिल्कुल जो असल सिनेरियो है उसकी बात ही नहीं करते। आप देखें कि ये जो अदलिया है, अदलिया के एक बहुत बड़ा रोल है मुल्क की सलामती और मुल्क की तरक्की में। अदलिया का बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह अदलिया से ही सारे सिस्टम का जो इसी तरह जनाब मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। ये सतून है किसी मुल्क को तरक्की की मंजिलें तय करवाने के लिए, किसी मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, किसी मुल्क की मुआशी हालत को बेहतर करने के लिए, किसी मुल्क की अखलाकियात को बेहतर करने के लिए मीडिया का सबसे बड़ा रोल है। सब जिस तरह अगर मीडिया कहते हैं, जिस तरह हम अदलिया कहते हैं, इसी तरह ये सतून है। आप ये देखें कि आप कितना पैसा कमा लेंगे जनाब, कितने पैसे, मतलब आप देखें कि जरदारी साहब ने इतना पैसा कमा लिया है जी, नवाज शरीफ साहब ने इतना पैसा कमाया, क्या उनको किस नज़र से लोग अब देखते हैं? ठीक है ना जी, ठीक है। अच्छा, ज़ियाउल हक साहब ने इतनी हुकूमत की, एक दिन चले गए, पता ही नहीं चला। अब आप अरबों रुपया कमा लें जी, कितना कमा लेंगे झूठ बोल के, कितना कमा लेंगे, लेकिन आप खेल किससे रहे हैं? आप अपने आने वाली नस्लों से खेल रहे हैं, आप उनके मुस्तकबिल से खेल रहे हैं कि आप उन नस्लों के लिए इस मुल्क की दीवारें तंग कर रहे हैं, इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। आप बड़े खुश होते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पास बैठता हूं या फलां के पास बैठता हूं या मुझे वहां से इतना पैसा मिलता है। देखें, अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है, बच नहीं सकेगा कोई, बच नहीं सकेगा और ना ही उसे कोई मुकाफत अमल है, कोई शक नहीं। आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ गुरु साहब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, आपकी मज़ीद बात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान यूनुस पार्ट और जनाब जवेद इकबाल गुरु साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।